Hello friends. So here we have new topic on citric acid cycle. हम लोग साइकिल्स और पाथवे कवर कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंडर, ठीक है। तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल पर है। सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में हम इसमें डिटेल में जानेंगे। तो व्हाट डू मीन, मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल होती क्या है, ये कब होती है और कैसे होती है और ये कहाँ पर होती है, सेल में कहाँ पर होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं पर इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, कहीं पर इसे क्रैब साइकिल भी कहा जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स और एरोबिक कंडीशन में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का। और ये जो होता है कॉमन पाथवे होता है सबके लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए कॉमन पाथवे होता है। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो अगर आप कहीं पर पढ़ते हैं कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये तीनों एक ही साइकिल है। अब अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, है ना, हिस्ट्री में जाएं तो 1930 में एक रिसर्चर थे एक साइंटिस्ट थे एल्बर्ट सेंट्स ग्योर्गी। अगर मेरे नाम लेने में, प्रोनाउंस करने में अगर गलती करी है तो सॉरी फॉर दैट। तो 1930 में क्या था किया अल्बर्ट ने पता लगाया, मतलब जो फ्यूमेरिक एसिड वाली रिएक्शन होती है, एक्चुअली कोई भी साइकिल या पाथवे की डिस्कवरी होती है तो ऐसा नहीं होता कि एक ही साइंटिस्ट सारे केमिकल रिएक्शंस बता दे, कुछ कभी हुई होती है कुछ कभी। तो यहाँ पर जो फ्यूमेरिक एसिड वाला पार्ट था वो अल्बर्ट ने कवर किया था। इनको इसके लिए 1937 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिर जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो माना जाता है हैंस एडोल्फ क्रैब का। इन्होंने किसके साथ काम किया, विलियम आर्थर जॉनसन के साथ काम करा यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में। तो इन्होंने जो ऑक्जेलो एसीटेट और लास्ट वाला जो है ना, ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन जो होता है मेलेट से, उसके बारे में बताया और काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसके आधार पर इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला 1953 में। ये माना जाता है कि जो क्रैब थे इन्होंने ही ये साइकिल कंप्लीट करी थी, इस वजह से भी इनको, मतलब इनको ऑनर देने के लिए इसको हम क्रैब साइकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, जो अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। ज़्यादातर ग्रेजुएशन में हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कई बार ये यूज़ होती है, MBBS में भी यूज़ होती है, MD के स्टार्टिंग ईयर में भी हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है वो पढ़ते हैं, उसका बेसिक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, पहली बात तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल होती है, मेटाबॉलिक पाथवे होता है एनर्जी सप्लाई के लिए माना जाता है। अगर एनर्जी सप्लाई की आप बात करें तो 60 से 75% जो ATP का जनरेशन होता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे होता है। क्रैब ने इसकी डिस्कवरी करी थी, मैंने आपको अच्छे से बताया। अब बात आती है कि इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। एक होता है सिट्रेट, दूसरा होता है सिस एकोनिटेट और तीसरा होता है आइसोसिट्रेट, ठीक है। ये 3 एसिड्स होते हैं। साथ ही साथ ये यूनिवर्सल पाथवे होता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए। सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब 60 से 75% ATP सिंथेसाइज होता है जो बॉडी में, वो क्रैब साइकिल के थ्रू सिंथेसाइज होता है। जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है ये कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और अमाइनो एसिड, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें और कॉमन पॉइंट्स ले लें तो जो क्रैब साइकिल होती है सेंट्रल पाथवे होता है, सारे मेटाबॉलिक पाथवे को कनेक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये नहीं कहा सकता कि सारे मेटाबॉलिक पाथवे को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी कुछ कुछ पाथवेज में इसका रोल होता है, स्पेशली पायरूवेट का। ये जो साइकिल है ये सिर्फ मतलब पायरूवेट से जो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलता है। जब आप सारी साइकिल्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या रोल देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो इस साइकिल में इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं जो आगे जाके अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और हीम की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, आई कैन से। तो जो
एंजाइम्स टीसीए साइकिल में होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जितने भी एंजाइम्स हमें टीसीए साइकिल के लिए लगते हैं वो हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिल जाते हैं। तो अब आप ये मान के अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि टीसीए साइकिल होती कहाँ पर है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। तो इसमें क्या होता है कि 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है जो 4 कार्बन के ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलकर एक क्या प्रोड्यूस करता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड सिट्रेट बनाता है जो कि 6 कार्बन का होता है ना। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो 6 कार्बन का होता है, 3 कार्बन गलत लिखा हुआ है। सिट्रेट जो होता है वो 6 कार्बन का होता है, फिर वो ऑक्सीडाइज होता है और 2 बार है ना कार्बोक्सिलेशन होता है और 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। फिर ऑक्सेलो एसीटेट बन जाता है। तो अभी आपको मेरे बोलने से इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको साइकिल दिखाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आ गई साइकिल, है ना। देखिए, जिसने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है उसको थोड़े अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने ये वीडियो देखना है तो आप पहले ग्लाइकोलिसिस थोड़ा सा देख लीजिए। ग्लाइकोलिसिस का मैंने बनाया है ना। तो क्या होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उस वो क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है किसमें, पायरूवेट में, है ना। पायरूवेट में ब्रेक डाउन होता है। अब ये जो पायरूवेट होता है वो लिंक रिएक्शन में जाता है और पायरूवेट से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। ये याद रखने वाली बात है। ग्लूकोज हमारा कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। पायरूवेट जो होता है हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है ये हमारा 2 कार्बन कंपाउंड होता है। ये बात याद रखिए आप, ठीक है। अब क्या होता है, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, जब ये हमारा एंट्री करता है इसके अंदर ये सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर, एक मिनट, ये देखिए। अब जैसे ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है हमारा, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा ग्लाइकोलिसिस से क्या हुआ, ग्लूकोज से क्या बना, पायरूवेट बना, पायरूवेट से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सेलो एसीटेट के साथ जुड़ता है। ऑक्सेलो एसीटेट के साथ जुड़कर क्या बनाता है, ये बनाता है सिट्रेट। तो ऑक्सेलो एसीटेट जो होता है खुद ही एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है और जैसा कि मैंने भी आपको बताया एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन कंपाउंड होता है, आपको दिख भी रहा होगा, ये 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ये मिलकर क्या बनाता है, सिट्रेट बनाते हैं। तो सिट्रेट कितने कार्बन कंपाउंड होता है, ये होता है 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, 4 + 2 6 हो गया, ठीक है। तो ये सिट्रेट बना। अब ये किसकी प्रेजेंस में बना, तो यहाँ पे एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए जिसको हम बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज, वो इसमें हेल्प करता है, ठीक है, सिट्रेट सिंथेज। अब क्या होता है, सिट्रेट से क्या बनता है, आइसोसिट्रेट, ठीक है। इसके बीच में एक एक मिनट अच्छे से बताती हूँ। क्या होता है कि जब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट के बीच में एक इंटरमीडिएट और बनता है जिसको हम बोलते हैं सिस एकोनिटेट। तो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट जो होता है उसके बीच में सिस एकोनिटेट बनता है, किसकी हेल्प से, एक एंजाइम होता है एकोनिटेज, है ना। एकोनिटेज की हेल्प से क्या होता है, एकोनिटेज, है ना, अच्छे से नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो सिट्रेट से क्या बनता है, सिस एकोनिटेट, और सिस एकोनिटेट से फिर वो रीअरेंज होता है और आइसोसिट्रेट बनाता है, उसमें भी यही एंजाइम काम आता है ना। एंजाइम का नाम क्या है, एकोनिटेज। इसके बाद क्या होता है, ये आइसोसिट्रेट से फिर क्या बनता है, ऑक्सैलोसक्सिनेट, है ना। यहाँ पर आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, लेकिन इसके बीच में एक और कंपाउंड बनता है ऑक्सैलोसक्सिनेट, है ना। वो इंटरमीडिएटरी कंपाउंड, अगर आप वो नहीं पढ़ के सिर्फ ये भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको मतलब पूरा बताऊँ ना, बता रही हूँ तो ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हाँ अब दिख रहा है ना, वो गिचड़ पिचड़ हो गया था। तो आइसोसिट्रेट से फिर क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और NAD जो होता है वो किस में रिड्यूस होता है, NADH में रिड्यूस होता है। तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने के बीच में एक और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सैलोसक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट से फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है जब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एंजाइम कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाने में, वो होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट
डिहाइड्रोजिनेज, है ना, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट से एक आपने ये देखा आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन रहा है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अभी 6 कार्बन से कितना हो गया, 5 कार्बन हो गया। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बनता है हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम, है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इससे बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम है हमारा, है ना। तो ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है ये कितना कार्बन कंपाउंड होता है, ये हमारा जो होता है ये हमारा 4 कार्बन कंपाउंड होता है ना। तो यहाँ पर भी एक जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिबरेट होता है और NAD फिर से रिड्यूस होकर NADH बना लेता है ना। अब आप ध्यान रखना NADH, यहाँ पे कितने NADH बन गए, अब तक 2 NADH बन गए। अब इसके बाद जो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है उसका क्या होता है, वो फिर है ना सक्सिनेट थायोकाइनेज के प्रेजेंस में सक्सिनेट बनाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनाइल थायोकाइनेज के प्रेजेंस में क्या बनाता है, सक्सिनेट बनाता है। और यहाँ पर क्या होता है, GDP से GTP बनता है। GTP क्या है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट फिर क्या होता है, फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में, है ना। एक रिएक्शन होती है जब GTP प्लस ADP और फिर क्या बनता है, ATP बनता है प्लस GDP बनता है। ये GDP फिर से सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ATP से भी एक ATP बन जाता है, ठीक है। अभी जो कन्वर्जन होता है इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज, है ना, NDK, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा। और यहाँ पर क्या होगा, GDP से GTP बनेगा, फिर फर्दर वो ATP बन जाएगा। सक्सिनेट से फिर क्या होगा, सक्सिनेट से फिर फ्यूमरेट बनेगा। और इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, FAD रिड्यूस होता है FADH2 में। अब आपने यहाँ पे ये देखा, एक बात बता लूँ कि NADH यहाँ पे बना, 2 NADH बन गए, पर यहाँ पे FADH क्यों बन रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि सक्सिनेट इतना कैपेबल नहीं होता कि मतलब है ना, वो सॉरी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इतना कैपेबल नहीं होता कि वो है ना NADH को रिड्यूस कर सके, NAD को रिड्यूस कर सके। इसलिए FAD को वो रिड्यूस कर पाता है, इसलिए वो FAD को रिड्यूस करके FADH2 बना देता है। इसके बाद क्या होता है, फ्यूमरेट बन जाता है। फ्यूमरेट पे फिर एक एंजाइम काम करता है फ्यूमरेज, और क्या बनाता है, और वाटर को यूज़ करके क्या बनाता है, मैलेट बनाता है ना, मैलेट बनता है। फिर मैलेट जो होता है वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है। यहाँ पर भी NAD रिड्यूस होकर एक NADH बनाता है। तो कुल मिला के कितने NADH बने, 1 2, एक मिनट, ये देखो 1 1 2 3 NADH बन गए। और कितने FAD बने, एक FAD बन गया और एक ATP यानी GTP, ठीक है। अब टोटल कितने हुए, NADH हो गए। जब NADH हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि ETC में जाता है हमारा, इसके बाद ETC में जाएगा तो NADH कितने ATP बनाएगा, जिसको पता है वो कमेंट कर सकता है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ कि 3 ATP बनाएगा NADH, ठीक है। और FADH2 कितने बनाएगा, FADH2 2 बनाएगा, है ना, 2 बनाएगा। और ATP या GTP तो एक बनाएगा ही बनाएगा, GTP से एक ATP बन जाएगा, है ना। तो NADH एक NADH 3 ATP बनाएगा। तो इस रिएक्शन में 3 NADH बन रहे हैं, तो कुल मिला के कितने बना रहे हैं वो 9, प्लस 2 किसके, FADH के, प्लस 1 ATP का। तो कुल मिलाकर कितने मिले, 12 ATP। क्रैब साइकिल से हमें कितने मिलते हैं, 12 ATP, ठीक है। तो जिसको क्लियर हुआ वो बता सकता है, और जिसको नहीं क्लियर हुआ वो कमेंट कर सकता है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी इसको, या फिर आप बैक करके दोबारा से एक बार देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको है ना अगर लैंग्वेज में किसी को पढ़ना हो तो इसलिए मैंने डाला भी है। जो साइकिल होती है स्टार्ट होती है विद द कंडेंसेशन ऑफ C4, मतलब 4 कार्बन के ऑक्जेलो एसीटेट से, और उसके बाद उसमें क्या करना जुड़ता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि कितना होता है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है। ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है वो रिएक्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से और वाटर से, और क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है, जो कि 6 कार्बन का होता है ना। प्लस कोएंजाइम ए भी होता है यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में, मैंने बताया था ना यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज काम करता है। फिर जो सिट्रेट होता है आइसोमराइज होता है, आइसोसिट्रेट में एक इंटरमीडिएरी फॉर्मेशन भी होता है सेकोनिटेट, ठीक है। यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएरी फॉर्मेशन होता है ये किसकी हेल्प से होता है, एकोनिटेज, फिर एकोनिटेज ही आइसो सिट्रेट बनाता है, ठीक है।
और फिर क्या होता है, ये जो आइसोसिट्रेट होता है ऑक्सीडेटिवली मतलब डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि एक कार्बन कंपाउंड निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाता है, और और क्या बचता है, C5 कंपाउंड बचता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाता है, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, सॉरी 5 कार्बन कंपाउंड बचता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो 5 कार्बन का कंपाउंड बचेगा, वो कौन होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट। फिर ये इसके बीच में भी एक इंटरमीडिएरी होता है ना, ऑक्जेलोसक्सिनेट मैंने बताया था आपको। फिर ये फर्स्ट मतलब है ना, ये जो रिएक्शंस होती हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में, ये 2 तरीके से होती हैं। यहाँ पे फिर एक NAD भी बनता है। NAD क्या होता है, रिड्यूस होकर NADH बना देता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है। फिर जो मैंने भी आपको बताया आप एक बार देख सकते हैं ना, मैं धीरे धीरे चला रही हूँ। इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे मुझे मेंशन कर दीजिए कमेंट में, मैं आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से हमारा क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फिर क्या बनेगा हमारा, सक्सिनेट बनेगा, देन फ्यूमरेट, देन मैलेट एंड देन ऑक्जेलो एसीटेट। ये सारी रिएक्शंस है ना, ये यहाँ पे मैंने मैसेज डाल रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको उस फॉर्म में भी है, मतलब आपको है ना नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो अगर आपको नोट्स भी बनाने हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़े तो आप सिर्फ लेक्चर्स सुन लीजिए, नोट्स बनाने तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब नेट रिएक्शन आप मतलब एक बार देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम है, प्लस क्या है हमारा NADH प्लस है ना, और फिर FAD है हमारा, GDP है, फॉस्फेट है, वाटर है, और ये क्या बना रहे हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कोएंजाइम A बना रहे हैं, NADH, FADH, GDP और हाइड्रोजन आयंस। तो ये नेट रिएक्शन होती है। अब देखिए जो ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है, एक और बार बता रही हूँ, ठीक है। जब आइसोसिट्रेट से हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो रेस्पिरेटरी चेन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है NADH का, और क्या बनता है, 3 ATP बनते हैं बाद में ETC में जाकर। अब इसके बाद क्या होता है, अब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में फिर से ऑक्सीडेशन होता है तो 3 ATP बनते हैं। अब फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A प्लस ADP जुड़कर क्या बनाते हैं, एक ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक ATP बनता है। फिर सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तो FADH बनता है, तो FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेटरी चेन में जब जाता है तब, यानी कि ETC में जब हमारा जाता है तब होता है, दो ATP का फॉर्मेशन होगा। फिर मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट जब लास्ट रिएक्शन होगी तब फिर से 3 ATP का फॉर्मेशन होगा, NADH ऑक्सीडाइज होगा। और तो ATP कितने बने, टोटल ATP का गेन कितना हुआ, 12, है ना, ठीक है। अब कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, है ना, तो इनहिबिटर्स ये जो हमारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जैसे कि एकोनिटेज, अल्फा ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो इनको कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं। एकोनिटेज का इनहिबिटर जो होता है वो होता है फ्लोरोएसीटेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज का जो इनहिबिटर होता है वो होता है आर्सिनेट, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर जो होता है वो होता है मेलोनेट, ठीक है। एक चीज़ और बता रही हूँ मैं, है ना आपको, देखिए जब हम इस साइकिल को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ऑक्जेलो एसीटेट से सिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, देन अगेन ऑक्जेलो एसीटेट, मतलब साइक्लिक है ये। लेकिन क्या होता है कि ये दिखती साइक्लिक है लेकिन बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं वो मतलब हर टाइम अवेलेबल नहीं होता, और बहुत सारे इंटरमीडिएट अपना काम मतलब है ना दूसरी जगह पर भी यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं क्लियर कर रही थी आपको कि वैसे हम जब स्टडी करते हैं तो वो इजी रहता है कि साइक्लिक फॉर्म में पढ़ें हम, वरना ये बात भी आएगी आपको दिमाग में कि एसिटाइल कोएंजाइम में आई क्यों रहा है जब और दोबारा से फिर ऑक्जेलो एसीटेट ही बनना है तो फिर क्यों हो रही है रिएक्शन। तो मेन काम क्या होता है, ATP प्रोडक्शन का होता है, ठीक है, एनर्जी जनरेशन का होता है। तो एनर्जी मिलेगी सेल्स को, तब सेल्स अपना काम कर पाएंगी, है ना, रेस्पायर कर पाएंगी। अब रेगुलेशन, तो रेगुलेशन के लिए कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशली 3 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से, सिट्रेट सिंथेस, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, रेगुलेटरी फैक्टर होता है। इनहिबिट किससे होता है, ATP और NADH, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, एसाइल कोएंजाइम है, याद रखना इनसे इनहिबिट होता है। लेकिन एक्टिवेट किससे होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा तो सिट्रेट सिंथेज ऑक्सेलो एसीटेट से दोस्ती करेगा और क्या बना देगा, सिट्रेट बना देगा। फिर उसके बाद क्या होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पर क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है दूसरा
वाला ये किससे एक्टिवेट होता है, एडीपी से एक्टिवेट होता है, और इनहिबिट किससे होता है, एटीपी और एनएडीएच। अगर ऑलरेडी एटीपी और एनएडीएच होगा तो इसको ज़रूरत क्या है एनर्जी बनाने की, है ना। तीसरा होता है हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। ये किससे इनहिबिट होता है, ये सक्सिनेल कोएंजाइम ए और एनएडीएच से इनहिबिट होता है। चौथा हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ एडीपी, ये भी क्या करता है हमारा, ये भी रेगुलेटरी फैक्टर होता है। ये क्या करता है, सिट्रिक एसिड साइकिल को आगे बढ़ाता है, क्योंकि है ना जब तक है ना एडीपी नहीं होगा अवेलेबल, ठीक है, तो फिर अगर एडीपी नहीं होगा तो उसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, एनएडीएच FADH2 नहीं बनेगा, है ना, एडीपी होगा उसका फॉस्फोराइलेशन होगा तभी तो एडीपी बनेगा, ठीक है। तो ये है पूरा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में नहीं आया मतलब अगर आपको ख़राब लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर जो भी गलती हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।